मैसेज बिल्डवेल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट जो है वो लोकेटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन गुरुग्राम है हरियाणा के अंदर और प्रोवाइड कर रहा है आर्किटेक्चरल सर्विसेज टू ताज इंडिया लिमिटेड जो कि लोकेटेड रजिस्टर्ड इन मुंबई। ठीक है, फॉर इट्स होटल जो कि कंस्ट्रक्ट होगा दुबई के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमको चीज देखनी है, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है, प्रोवाइडेड बाय बिल्डवेल टू ताज। तो यहाँ पे सेक्शन 12 लगेगा। सेक्शन 12 के अंदर लिखा हुआ है जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगी, जहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट सर्विसेज आर इन इंडिया। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर एज वेल एज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इन इंडिया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के अंदर जहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है सर्विसेज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे इंक्लूडिंग होटल इन अकोमोडेशन। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, इस केस में लोकेटेड है दुबई पे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दैट इज इन मुंबई। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा, यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा मुंबई। ठीक है, अफलातून स्पेयर्स लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर हरियाणा। अफलातून रजिस्टर्ड है हरियाणा में और सप्लाई कर रहा है स्पेयर पार्ट टू मिस्टर लक्ष्मी खुराना एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन। एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है जो कि लोकेटेड है राजस्थान में। मिस्टर लक्ष्मी खुराना बुक द कुरियर हिमसेल्फ विद ब्लैक डार्ट कुरियर। मिस्टर लक्ष्मी खुराना ने ब्लैक डार्ट कुरियर से कुरियर बुक कराया है रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी इन दिल्ली फॉर डिलीवरी इन राजस्थान। ठीक है, तो बात करें तो अफलातून जो हरियाणा का बंदा है, इसने सेल किया है लक्ष्मी खुराना को जो कि अनरजिस्टर्ड है थ्रू ब्लैक डार्ट दिल्ली। ठीक है, ब्लैक डार्ट पिक्ड अप द गुड्स फ्रॉम हरियाणा। ब्लैक डार्ट ने हरियाणा से गुड्स पिकअप करे हैं और हैंडेड ओवर कर दिए हैं, डिलीवर्ड द कुरियर इन राजस्थान व्हाइल पासिंग टू द स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर ब्लैक डार्ट कुरियर प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे क्या है, प्रोविजन लगेगा। यहाँ पे प्रोविजन है सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 जो कि कहता है हमारे कि अगर इफ देयर इज एनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ठीक है, दो जो इंक्लूड कर रहा है मेल और कुरियर, तो इसमें दो केस बनेंगे। अगर जिस पर्सन को हम डिलीवर कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड है, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो गुड्स जहां से वो हैंडेड ओवर करे हैं, प्लेस वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर, दैट वुड बी आवर प्लेस ऑफ सप्लाई। सो इन आवर केस यू कैन सी अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है लक्ष्मी खुराना, उसको ट्रांसफर हुए हैं। सो अनरजिस्टर्ड के केस में प्लेस वेयर गुड्स आर हैंडेड, तो यहाँ पे द प्लेस ऑफ वेयर गुड्स आर हैंडेड इज हरियाणा। सो आवर आंसर वुड बी हरियाणा। मिस्टर जावेद एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, जो रिसाइड कर रहा है हरियाणा में। वेंट टू दिल्ली फॉर सीकिंग एडमिशन ऑफ हिज चाइल्ड। मिस्टर अर्जुन का एडमिशन कराने के लिए गया। जावेद ने डीडी बनवाया आईसीडीआई बैंक लिमिटेड में और रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन साहिबाबाद उत्तर प्रदेश, जो कि बैंक रजिस्टर्ड है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगेंस्ट कैश फॉर डिपॉजिटिंग रजिस्ट्रेशन फीस। जावेद के पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है एंड द बैंक डज नॉट हैव एनी पॉलिसी ऑफ केवाईसी रिक्वायरमेंट। बैंक की कोई केवाईसी रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर कस्टमर रिक्वायरिंग डिमांड ड्राफ्ट एंड नॉट हैविंग अकाउंट विद एनी ऑफ इट ब्रांच। पीओएस कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको इजी तरीके से समझाता हूं मैं। जावेद एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिसने आईसीडीआई बैंक उत्तर प्रदेश में अपना डीडी बनवाया। ठीक है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 क्या बोलता है हमारा कि इन केस ऑफ बैंकिंग सर्विसेज अगर एड्रेस अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई, लेकिन अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इस केस में अगर आप देखो तो केवाईसी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मतलब एड्रेस बैंक के पास है ही नहीं। तो अगर बैंक के पास एड्रेस नहीं है, ठीक है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर जैसे कि हम देख सकते हैं वो है बैंक। ठीक है, तो बैंक की लोकेशन कहां आ रही है अपनी, साहिबाबाद उत्तर प्रदेश। तो आंसर अपना जाएगा साहिबाबाद उत्तर प्रदेश। आंसर देखते हैं, दिल्ली यूपी, इधर दिल्ली और यूपी और हरियाणा, तो हमारा आंसर होगा बी उत्तर प्रदेश। Which of the following statement is incorrect? कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है while issuing a tax invoice? तो ये टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में से ली है। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड। इंटरस्टेट सप्लाई के टाइम में प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन करना पड़ेगा, बिल्कुल मेंशन करना पड़ेगा। कहां जा रहा है ये इंटरस्टेट के केस में, तो सप्लाई मेंशन करना पड़ेगा, तो ये बात तो इनकरेक्ट है। ठीक है, अगली पॉइंट है अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज एनुअल टर्नओवर इज ग्रेटर देन 5 crore in the preceding financial year is not required to mention the HSN code for goods or services supplied by to an unregistered person। ठीक है, ये भी गलत है, क्योंकि अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो आपको 4 डिजिट मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्वांटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन इन केस ऑफ गुड्स व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन एज इज वेयर बेसिस। ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि आपको क्वांटिटी तो हर केस में मेंशन करनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई है तो आप ऐसा नहीं है कि आप बच जाओगे, आपको मिक्स सप्लाई के केस में भी डिस्क्रिप्शन बताना पड़ेगा कि कौन सा गुड्स जा रहा है। सो इस केस में सारे ही आंसर इनकरेक्ट है, सो अपना आंसर होगा सी। What will be the rate of tax and nature of supply of a service if the same is not determinable at the time of receipt of advance? ठीक है, ये चीज बच्चे को बताए कि अगर हमको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या रेट जाने वाली है और क्या प्रोडक्ट सप्लाई हुआ है, तो हम लेंगे 18% इंटरस्टेट सप्लाई। Which of the following activities liable to GST? GST किस पे लगेगा? तो पहला पॉइंट है सप्लाई ऑफ फूड बाय अ हॉस्पिटल टू पेशेंट नॉट एडमिटेड और देयर अटेंडेंट्स और विजिटर्स। तो जहां पे अटेंडेंट, जहां पे एडमिट नहीं हुआ है पेशेंट, तो वहां पे तो टैक्सेबल होगा, तो यहाँ पे टैक्स लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय नॉन एयर कंडीशन रेलवे, नॉन एयर कंडीशन रेलवे की टाइम पे एग्जेम्प्ट है, तो यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, फिर है सर्विसेज बाय अ ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर के केस में चाहे वो कितने भी लिमिट हो,
आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय एयर। यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किसी और अदर देन एयर जाते हैं तो टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एयर के थ्रू जा रहे हैं, सो इट विल बी टैक्सेबल, ठीक है। फिर उसके बाद है सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ राइस। तो वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, अनलोडिंग, ये सारे एग्जाम सर्विसेज है, तो यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोवाइडेड वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर सिंगल कैरेज इज 900। तो जीटीए के केस में अगर 900 का केस सिंगल कैरेज जा रहा है तो इट विल नॉट बी टैक्सेबल। व्हाई? बिकॉज इट इज लेस देन 1500, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा सी 1, 3 एंड 4। In which of the following cases compounding of offence is not allowed under section 138 of CGST Act? section 138 के अंदर लिखा हुआ है कि कुछ केसेस हैं ऐसे जिसमें कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अलाउड ही नहीं होगा। पहला केस है अ पर्सन हु हैज बीन अलाउड टू कंपाउंड वंस। अगर आपको एक बार कंपाउंडिंग मिल गई है तो भाई आपको दोबारा कंपाउंडिंग अलाउ नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात है अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस अंडर जीएसटी लॉ बाय कोर्ट। एक तो आपको कन्विक्ट कर लिया गया है, ऊपर से आप कोर्ट के थ्रू जा चुके हो, तो अगर आप कोर्ट में जा चुके हो तो फिर आपको कंपाउंडिंग ऑफेंस अलाउड नहीं होएगा, ठीक है। फिर है अ रजिस्टर्ड पर्सन, अ पर्सन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर जीएसटी लॉ व्हिच इज आल्सो एन ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ। अगर आप किसी और अंडर लॉ के अंदर आ रहे हो तो फिर आपको कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देखें तो, ठीक है, इस केस में अगर हम देखें तो हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आंसर रहेगा हमारा डी। For which of the following acts done by a taxable person inspection can be ordered under GST law? तो इंस्पेक्शन का सेक्शन है हमारा सेक्शन 67, और सेक्शन 67 के अंदर लिखा हुआ है कि इंस्पेक्शन करा जाएगा बाय एन ऑफिसर जिसको रिटन ऑथराइजेशन देगा जॉइंट कमिश्नर। और जब अगर कोई रीजन है बिलीव, पहला सप्रेस एनी ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई, दूसरा सप्रेस स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड, तीसरा क्लेम्ड एक्सेस आईटीसी, चौथा कॉन्ट्रावेन एनी प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो इसमें सप्रेशन ऑफ एनी ट्रांजेक्शन एंड सप्रेशन ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स और कॉन्ट्रावेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ आईजी ऑफ जीएसटी लॉ टू एवेड टैक्स, ये तीनों ही आ रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा डी। The time limit for issuance of order of best judgment assessment under GST is, तो ये हमारा सेक्शन 62 के अंदर लिखा हुआ है, और 62 के अंदर लिखा हुआ है कि the time limit is 5 years, ठीक है। मोहन दास एक रजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लाइड गुड्स टू करमचंद, करमचंद को सप्लाई करे अंडर हिज ओन इनवॉइस ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल कृष्णदेव। तो यहाँ पे प्रिंसिपल है कृष्णदेव, एजेंट हुआ मोहन दास, और गुड्स सप्लाई करे हमने करमचंद को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 86 अप्लाई होगा। सेक्शन 86 क्या बोलता है? सेक्शन 86 बोलता है अगर लायबिलिटी ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल है तो वेयर एन एजेंट सप्लाइज और रिसीव्स एनी टैक्सेबल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, वो एजेंट और उसका प्रिंसिपल जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे टू पे द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स। तो इन आवर करंट केस मोहनदास शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे, यस। कृष्णदेव शैल बी जॉइंटली लायबल टू पे, यस। तो हमारा आंसर होगा बोथ ए एंड बी।